चलो ध्यान दो। जैसे अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें मोस्टली हम लोग ये सब चीजों का डिस्कशन कर चुके थे कि हम लोगों का जो रिएक्शन वाला पार्ट है, उस रिएक्शन वाले पार्ट में इलेक्ट्रोफाइल पे हम लोग एडिशन करा सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा सकते हैं अपने अल्कीन वाले पार्ट पे। मतलब बेसिकली अगर हम लोग का एक डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट का एडिशन कराते थे, और एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन उस पर नहीं कराते थे। जो पाई बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रोफाइल पे भेजते थे, तो कार्बन चेन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता था। और इलेक्ट्रोफाइल का जब एडिशन होता था तो एक पॉजिटिव चार्ज बनता था, फिर न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट का हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज पे, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो अगर हम लोग के पास एक इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग आराम से उस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करा करके न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वहां पे फाइनली करा लिया करते थे। तो इस पार्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे हम लोगों के पास एक सिंपली अल्कीन दे रखा था, उस अल्कीन वाले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे थे, फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहे थे, बेसिकली पाई बॉन्ड को खत्म कर दे रहे थे। लेकिन जब हम लोग बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग वाले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन तो कराते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक भी करते हैं, लेकिन क्योंकि बेंजीन रिंग एरोमेटिक नेचर का होता है, जैसे एक चीज सोच के देखो, मान लो बेंजीन रिंग वाला पार्ट है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराए कहीं भी, सपोज दैट इस ऊपर वाले पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराए, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराए तो पाई बॉन्ड जो है वो हटेगा, किसी भी एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज चला गया। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे ऐड करेंगे ऊपर वाले कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे जाना चाहिए। फिर हो सकता था कि हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट को यहाँ पे एड अप करके फाइनली अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा ले। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, और बाकी पाई बॉन्ड जैसा था वैसे ही बना दिया। बट एक चीज सोच के देखो कि हम लोग जो अभी तक रिएक्शन करते चल रहे थे, उन रिएक्शंस वाले पार्ट में हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है या ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। मतलब अगर अल्कीन वाला पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल एडिशन फिर न्यूक्लियोफाइल एडिशन, तो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट वाले पार्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड आया जो कि पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो प्रोडक्ट उधर शिफ्ट कर गया। नीचे वाले केस में भी एक पाई बॉन्ड की जगह 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि शुरुआत में जो अपने पास पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बेंजीन रिंग वाला पार्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये बेंजीन रिंग वाला पार्ट एरोमेटिक नेचर का है, और एरोमेटिक नेचर का होने के वजह से यहाँ का पाई बॉन्ड वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्दो पाई बॉन्ड वाला पार्ट ऑल्दो पाई बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग के सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, बट एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोगों का पाई बॉन्ड वाला पार्ट पूरे कंपाउंड के स्टेबिलिटी वाले पार्ट के हिसाब से अगर कंसिडर करके चले तो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी वाले मोड में रख रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ वाले पार्ट से अगले स्टेज में जाते हैं तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को पाई बॉन्ड हट करके 2 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन अगर एक कंपाउंड एरोमेटिक है तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग स्टेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, और क्योंकि अभी तक हम लोग स्टेबिलिटी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, अभी तक जो भी हम लोग काम किए वो स्टेबिलिटी के हिसाब से था, तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो इस स्टेप के बाद अगले वाले स्टेप में जाने के बजाय हम लोग पिछले वाले स्टेप में जाना प्रेफर करेंगे। मतलब हम लोग दूसरा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना प्रेफर नहीं करेंगे, रेदर हम लोग किसी तरीके से चाहेंगे कि हम लोगों का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए और वापस से हम लोग को एरोमेटिक रिंग मिल जाए। मतलब बेसिकली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आ जाए कि हम लोग का 2 पाई बॉन्ड जैसा था वैसे ही रह गया, और उसके अलावा फिर से पाई बॉन्ड बन गया और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया। तो ये चीज हम लोग इवन एलिमिनेशन में देख चुके हैं। इवन एलिमिनेशन वाले पार्ट में पहले हम लोग का लीविंग ग्रुप हटता था, पॉजिटिव चार्ज बनता था, फिर उसके बाद अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटता था, और उसके अलावा यहाँ से हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाया करते थे। तो हम लोगों का जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वाला पार्ट अगर एलिमिनेट हुआ तो आराम से एरोमेटिसिटी वाला पार्ट गेन कर सकता है। तो यहाँ से आगे बढ़ने के अपने पास 2 रास्ते हैं, एक तो हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन में चले जाए या फिर हम लोग ये राइट साइड वाले डायरेक्शन में चले जाए। बट नीचे वाले डायरेक्शन में मूव करने से कंपाउंड को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। अगर ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है तब उस केस में हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन में मूव करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि अच्छा, सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब दो। अच्छा सवाल है, सोच के जवाब दो ढंग से। हम लोगों के पहले वाले पार्ट का मतलब हो गया हम लोगों का बेंजीन रिंग में, और हम लोगों का ये इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट में।
इन दोनों में ज्यादा स्टेबल पार्ट कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली क्या क्या लग सकता है हम बता देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वाले पोजीशन में हेलोजन लग सकता है, तब हम लोग पूरे रिएक्शन को हेलोजनेशन बोलेंगे। NO2 ग्रुप लग सकता है तो पूरे रिएक्शन को हम लोग नाइट्रेशन बोलेंगे। SO3H लग सकता है तो पूरे ग्रुप को हम लोग सल्फोनेशन बोलेंगे। कार्बन चेन लग सकता है तो अल्काइलेशन बोलेंगे। और असाइल ग्रुप लग सकता है, C+O R, ये ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया तो इस चीज को हम लोग असाइलेशन बोल सकते हैं। ये 5 केसेस को अगर कंसिडर करें हम लोग, तो इस केस में हम लोग का बेंजीन रिंग और ये जो इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, इन दोनों पार्ट में स्ट्रक्चर 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा और क्यों होगा, ये दोनों चीज बताना है। ढंग से सोच के देखो, जो जो चीज अभी तक पढ़ा है बचपन से लेके आज तक सब कुछ लगा दो इसमें। बताओ स्ट्रक्चर 1 में और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जो दिमाग में आ रहा है डिस्कशन कर सकते हैं, ओपन फॉर डिस्कशन। 2 क्यों? पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल। पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल बचा कहाँ? पहला चीज। और दूसरा एक चीज सोचो कि अगर हम लोग का यहाँ से पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट हट रहा है तो उसको हटाने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब पैरेलल में H+ ही बन रहा होगा, इसके बिना तो काम नहीं हो सकता, मतलब H+ तो साथ ही साथ बन रहा है, तो ये तो रीजन नहीं हो सकता। और कुछ 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है पहला पार्ट और क्यों? इस एक चीज का डिस्कशन तुम लोग बताओ, बाकी इसके आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। आज क्लास थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, हम थोड़ा लेट क्लास शुरू किया था। कोई भी रीजन दिमाग में आता है तो डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी रीजन समझ में आ रहा तो डिस्कशन करो, जो भी लॉजिक चल रहा हो सब चलेगा। कोई लॉजिक नहीं है किसी के पास, बड़े इलॉजिकल लोग हैं भाई। इलॉजिकल तो नहीं बोल सकते, डिसलॉजिकल लोग बोल सकते हैं। जैसे सर तो वो तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही है ना, तो डेल्टा माइनस रहेगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या? कार्बन चेन तो नहीं है? चलो दूसरे सवाल का जवाब दो। बेंजीन रिंग में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है? 2। 2। और बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लगा देते हैं, +M या -M, उससे मतलब नहीं है, बट +M या माइनस में से कोई भी ग्रुप लगा दिया तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं केवल। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा देते हैं +M -M टाइप का, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे? अरे नालायक लोग, बता दो भाई कुछ। सब आगे आगे पढ़ते जा रहा है, पीछे पीछे बोलते जा रहा है। तुम लोग को जितना पढ़ा दिया उसी का रिवीजन करा देते, ज्यादा अच्छा है। आगे पढ़ के कुछ होना जाना है नहीं तुम लोगों का। इतने देर में तो कोई आंसर कैलकुलेट करके बता देगा। अरे भारती, अनुज, अंकित,
किसी को याद नहीं है कि इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा देते प्लस एम या फिर माइनस एम टाइप का? सर 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पक्का? कॉपी देख के बोल रहे कैसे ही बोल दिया है? ऐसे ही बोल दिया सर। सही बोल दिया सर। कुणाल, अरे इतना देर में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता देता भाई, कैसा गधा लोग हो तुम लोग। सर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5 सर। पक्का? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आता है। एक बार जब प्लस एम मान लेते हैं, प्लस एम है तो प्लस एम वाले पार्ट में एक न्यूट्रल पार्ट, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड वाला पार्ट दूसरे डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। तो पहले एक पाई बॉन्ड वाला न्यूट्रल कंपाउंड, दूसरा लास्ट पाई बॉन्ड वाला न्यूट्रल कंपाउंड और 3 नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ वाले पार्ट में 2 ही है। तो कंपाउंड तो एरोमेटिक है, यहाँ भी कंपाउंड एरोमेटिक है, और यहाँ वाले पार्ट में अगर कोई भी ग्रुप लगा, मान लो इन 5 की ही बात करते हैं हम लोग, तो माइनस एम माइनस एम माइनस एम प्लस एम इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ये रेजोनेंस टाइप का ही तो इफेक्ट है। तो इस केस में एक नॉर्मल बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप लगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़े, डिलोक्राइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों का एरोमेटिसिटी तो था ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा रेजोनेंस हुआ, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी निकल के आया। तो 1 और 2 में जो इलेक्ट्रोफाइल लगने के बाद वाला स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल पार्ट है इसका मतलब आराम से हम लोग इस पार्टिकुलर सिनेरियो वाले पार्ट में ज्यादा स्टेबिलिटी के हिसाब से ऐसा एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से रिएक्टेंट वाला पार्ट जो है लेस स्टेबल, प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल, पहला चीज। दूसरा, और क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी फिजिबल है, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही अपने को। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था उसी टाइप से रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे फिजिबल हो पा रहा है, क्योंकि एटलीस्ट प्रोडक्ट तो ज्यादा स्टेबल है, अदरवाइज बिना हीटिंग के काम नहीं हो सकता था। दूसरा, जो हम लोग के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्टेप था कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, कार्बोकेटायन बनता है, तो वो चीज तो यहाँ पे भी हुआ, और वहां से फिर हम लोग वापस से एरोमेटिक कंपाउंड में चले गए। तो इसका मतलब 2 ही स्टेप में रिएक्शन हुआ। जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना था वहां न्यूक्लियोफाइल का एडिशन का स्टेप ही हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे ओरिएंटेशन में चले जा रहे हैं। बट जहां भी जा रहे हैं अपना काम एक ही स्टेप में हो जा रहा है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो टोटल 2 स्टेप का रिएक्शन है। अगर 2 स्टेप का रिएक्शन है इसका मतलब एक इंटरमीडिएट होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इंटरमीडिएट वाले पार्ट में हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है जो कि अनस्टेबल होगा। पहला कंपाउंड न्यूट्रल, लास्ट कंपाउंड न्यूट्रल, बीच वाले में पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक तो एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अनस्टेबल कंपाउंड होगा। तो जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है, आराम से पहला स्टेप वाला पार्ट हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड एक अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो अपना एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बिना रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे ही बता दिया हम लोग, ये हम लोग का बेसिक पार्ट हो सकता है। इस चीज को जो हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ उसके बाद रेदर देन न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होने के हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। तो इस केस में H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसको कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर रहा, मतलब सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल लो या इसी चीज को ESR रिएक्शन बोल लिया करो, कोई भी नाम ले लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर ESR रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या फिर ACAR रिएक्शन भी बोला जा सकता है। S वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा, ये हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2 SN1 इन सब में डिस्कस किए थे। जो E वाला पार्ट है ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को, और AR वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड को। तो इस पूरे पार्ट को ACAR बोलो, ESR बोलो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलो, सारा का सारा पार्ट एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन नहीं हो रहा, तो ये एक नया मैकेनिज्म है जो अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए थे कहीं भी। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, फिर E1 रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता था वैसे ही हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ, तो उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पहला स्टेप
और इवन एलिमिनेशन वाले पार्ट का लास्ट स्टेप। इन दोनों स्टेप के एडिशन के बाद हम लोग ये पूरा मैकेनिज्म का डिस्कशन कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से बोल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जैसे ऊपर हम जो मेंशन किए यहाँ पे कि 5 पॉसिबिलिटीज है, तो इन 5 पॉसिबिलिटीज वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर तो करेंगे, बट एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर अगर रिएक्शन कराना है इन जनरल, मतलब किसी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात नहीं कर रहे, ओजोनलिसिस की बात नहीं कर रहे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हम कंसिडर नहीं कर रहे। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस को छोड़ दे और बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराना है, तो इन 5 में से ही कोई एक रिएक्शन होगा। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना है। मतलब जब भी कभी हम लोग अपने सिलेबस के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग बेंजीन रिंग को ही लेके चला करते हैं, मोस्टली बेंजीन रिंग। और अगर बेंजीन लेके नहीं चल रहे हैं तो उस केस में नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, इस तरह का छोटा छोटा केस लेकर के चलेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड के केस में अगर बेंजीन है तो 2 ही क्लासिफिकेशन होगा वहां पे हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में जब करेंगे। तो एक तो हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या ACAR बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग के पास 5 पॉसिबिलिटी है। एक पार्ट हेलोजनेशन, ऊपर लिखे थे हम आराम से, हेलोजन वाले पार्ट का एडिशन करा सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हेलोजनेशन। ये हेलोजनेशन तुम्हारे अल्कीन के हेलोजनेशन से अलग है। इनफैक्ट जो तुम्हारा हम लोग मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या मोनो हेलोजनेशन प्रोडक्ट बोलते थे उससे भी अलग है। दूसरा पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन। तीसरा पार्ट डिस्कशन में हम लोग का सल्फोनेशन आएगा। सल्फोनेशन का मतलब सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट, SO3H का एडिशन। नाइट्रेशन का मतलब NO2 वाला पार्ट का एडिशन, ऐसा लिख सकते हैं। उसके नीचे हम लोगों का एक रिएक्शन है, ऑल्दो नेम्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं इस चीज को, क्योंकि इसमें एक नाम दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट, लेकिन नेम्ड रिएक्शन में रखना इस चीज को ज्यादा सुटेबल नहीं होगा क्योंकि इसी मैकेनिज्म का पार्ट है, तो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वाले पार्ट, जिसमें हम लोग 2 रिएक्शन की बात कर सकते हैं। एक चीज हम लोग का अल्काइलेशन हो गया और दूसरा हो जाएगा असाइलेशन। तो जब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, अल्काइलेशन वाला पार्ट या असाइलेशन वाला पार्ट। जब भी कभी हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन कराएंगे तो इन्हीं 5 में से कोई एक रिएक्शन कराएंगे। इस एक चीज को थोड़ा सोच समझ के काम करना, मतलब ऐसा नहीं है कि बस यही 5 रिएक्शन, और भी कुछ कुछ रिएक्शन हैं। जैसे नेम रिएक्शन में गैटरमैन रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, सॉरी गैटरमैन कोच रिएक्शन, या फिर रिटार्ड रिएक्शन है। तो ये सब रिएक्शन भी बेंजीन रिंग के ऊपर होता है, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन टाइप का ही प्रोसेस है एक तरीके से। उसको हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक नेम रिएक्शन टाइप की बात पार्टिकुलर पार्ट में बात करते हैं, जिसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब वो रिएजेंट्स ऐसा एनसीईआरटी में दिया है जिसको मैकेनिज्म वाइज डिस्कस नहीं करना, तुमको बस याद रखना है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या मैकेनिज्म है कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। केवल पार्टिकुलरली बेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कराते हैं तो बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl3। तो इस केस में अगर बेंजीन वाले पार्ट का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराए HCl के प्रेजेंस में और AlCl3 के प्रेजेंस में, तो सीधा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें कोई मैकेनिज्म मेंशन नहीं किया जाता है, ऑल्दो मैकेनिज्म बता सकते हैं बट मैकेनिज्म मेंशन नहीं किया जाता है। तो इस तरह का जहाँ पे एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया जहाँ पे कोई मैकेनिज्म मेंशन नहीं है, इस तरह के रिएक्शंस को हम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, वो सब हम लोग के काम का नहीं है। हम लोग केवल उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे बेंजीन के ऊपर मैकेनिज्म वाइज रिएक्शन कराना है कि इस मैकेनिज्म के थ्रू ऐसा होता है, ये जनरलाइज वे में ऐसा रिएक्शन होता है। तब अपने पास बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करने के लिए यही 5 रिएक्शंस है जो अपने को ध्यान रखना है। कुछ भी हो जाए बेंजीन के ऊपर अगर कुछ भी कराना है तो यही 5 रिएक्शन से शुरुआत करेंगे। जैसे मान लो ऐसा दे रखा कि बेंजीन वाले पार्ट को हम लोगों को फिनॉल में कन्वर्ट करना है, OH। तो कोई भी बोला कि ऐसा कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल, तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली OH ग्रुप का एडिशन नहीं करा सकते। मतलब इन 5 रिएक्शंस में हेलोजनेशन है, हेलोजन का एडिशन है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप का एडिशन है, नहीं हो सकता। सल्फोनेशन नहीं हो सकता। फ्रीडल क्राफ्ट में अल्काइलेशन है, कार्बन चेन का एडिशन होगा, नहीं हो सकता। असाइलेशन में जो असाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR, इसका एडिशन भी नहीं हो सकता। तो इन 5 रिएक्शंस में से अगर कुछ भी करके OH में नहीं जा सकते तो डायरेक्टली हम लोग कोई भी ऐसा रिएजेंट नहीं लेंगे जिसमें जबरदस्ती हम लोग OH ग्रुप ऐड करेंगे। इस एक चीज का बिल्कुल मस्ट ध्यान रखना है। अगर OH ग्रुप का एडिशन कराना है और इन 5 रिएक्शंस में से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो पहले हम लोग इन 5 में से कोई एक रिएक्शन कराएंगे, फिर दूसरा तीसरा रिएक्शन करा के हम लोग OH वाले पार्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब डायरेक्टली नहीं हो सकते बट इन 5 रिएक्शंस में से पहले कोई एक रिएक्शन यूज करो, फिर उसके बाद फिर घुमा फिरा करके वहां तक आराम से पहुंचा जा सकता है। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जब भी कभी
कन्वर्जन का सवाल है जो तुम्हारे बोर्ड में भी रहेगा, एक सवाल तो रहता ही रहता है। जब भी कभी कन्वर्जन का सवाल हो या फिर इनफैक्ट जेईई मेंस एडवांस में सीक्वेंशियल रिएक्शन हो तो एरोमेटिक कंपाउंड तो आएगा ही आएगा। तो कन्वर्जन के सवाल में अगर बेंजीन स्टार्टिंग मटेरियल है तो कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को अगर छोड़ दें तो उस केस में केवल इन 5 रिएक्शन से ही शुरुआत करना है। कैसे शुरुआत करना है वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आएगा, बट इन 5 रिएक्शन से शुरुआत करना है। इन सब 5 रिएक्शन के अलावा कुछ और रिएक्शन है जिसमें एक पार्ट SNAR, तुम्हारे बुकलेट में देखा होगा ये नाम, जिसको हम लोग अभी मार्क नहीं करा रखे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा एक छोटा सा मैकेनिज्म है बेंजाइन। इसका डिस्कशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में किए थे कि बेंजाइन वाले पार्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता एक्सेप्ट बेंजाइन मॉलिक्यूल, वहां पे इस चीज का डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन और है जिसको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोला करता है। ये रिएक्शन वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भी कन्वर्जन कराना है जो तुमको इम्पॉसिबल लग रहा है कि यार इस तरह का रिएजेंट हम लोग कैसे कन्वर्ट करा पाए, मतलब बेंजीन के ऊपर हम लोग को ये ग्रुप डालना है जो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो ये रिएक्शन वाला पार्ट काम में आएगा ही आएगा। इसलिए इस रिएक्शन वाले पार्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किसी तरीके से डाइजेनियम सॉल्ट में पहुंचो, उसका तरीका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम बताएंगे। पहले नाइट्रेशन कराओ, नाइट्रेशन कराने के बाद उसका रिडक्शन कराओ, फिर डाइजेनियम सॉल्ट में जा सकते हैं आराम से। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पहले डाइजेटेशन कराओ, उसमें जो चाहे वो रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग। तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा। तो अपना बेंजीनियरिंग वाले पार्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक वो कंप्लीट होगा, उसके बाद बस ये होगा कि फिनॉल हेडिंग डालो, फिनॉल से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन के मेथड है और जो भी रिएक्शन है वो एक ही जगह हम टैबलेट कर देंगे ताकि याद रखना आसान हो जाए, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए यहाँ पे हर एक पार्ट से रिलेटेड, जैसे अगर अराइल हैलाइड है, ऑल्दो अराइल हैलाइड तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, उसमें ज्यादा रिएक्शंस ही नहीं है, ये दोनों अराइल हैलाइड के रिएक्शन है, SNAR और बेंजाइन। बट फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, ये दोनों से रिलेटेड सारे रिएक्शंस यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं। जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें जो फिनॉल वाला पार्ट है वो फिनॉल पीएच के ऊपर OH ही ग्रुप है, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उसके रिएक्शन भी बिल्कुल फिक्स होंगे। वो सारे के सारे रिएक्शंस हम लोग एक ही जगह पे डिस्कस कर लेंगे। डिस्कशन में भी एक जगह पे लिस्टेड रहेगा, वो तुमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसमें मैकेनिज्म तो इन्हीं रिएक्शंस में से कोई एक होना है, बट जो भी होगा एक्स्ट्रा पॉइंट वो सब हम लोग डिस्कशन भी यूज करेंगे। खैर, तो ये रिएक्शंस का थोड़ा ध्यान रखना सबसे पहले कि हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले मैकेनिज्म का एक बेसिक पार्ट डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म में होता क्या। ऑल्दो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एक बेंजीन रिंग वाला जो पार्ट है, इस बेंजीन रिंग वाले पार्ट का रिएक्शन अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराते हैं तो उस केस में तीनों पाई बॉन्ड में से कोई भी एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दो तो पॉजिटिव चार्ज जस्ट दूसरे वाले कार्बन पे जाएगा। मतलब जिस पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएंगे, मतलब जिन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है उसी के दूसरे वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और इसके जस्ट बाद हम लोगों का जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज है और एरोमेटिसिटी गेन करना है, पाई बॉन्ड वापस से बनाना है, तो हाइड्रोजन का यहाँ से इलिमिनेशन करा के आराम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ भेज देंगे। मतलब हम लोग का सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा और हाइड्रोजन एलिमिनेशन होने के बाद वापस से पाई बॉन्ड बनेगा, बट इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट का अटैचमेंट हो गया। तो हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल प्लस अपने H+ वाले पार्ट को रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये, पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी लूज हो रहा और दूसरे स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन हो रहा, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा और एक स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल में कन्वर्ट हो रहा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का पहला वाला जो स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दूसरा स्टेप इसका मतलब फास्ट स्टेप कंसिडर करते हुए काम करेंगे, तो हम लोग का पूरा मैकेनिज्म आराम से कवर हो जाएगा। इस चीज को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और बाकी जहां तक बात रहा अपना एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम का, तो ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग कि रिएक्टेंट वाले पार्ट में और प्रोडक्ट वाले पार्ट में रिएक्टेंट लेस स्टेबल है क्योंकि दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कम रेजोनेंस हो रहा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। और जो अपना पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज है ये पार्ट, ये तो बहुत अनस्टेबल होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल गेन करने के बाद अनस्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से हम लोग थोड़े फास्ट स्टेप की बात कर सकते हैं। ये हम लोग का एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम निकल के आना चाहिए, सिंपल सा स्टेप है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं।
इस सिंपल से मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स जो अपने को ध्यान रखना है, मतलब क्या क्या थियोरेटिकल पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर कोई भी तुम में से किसी स्टैंडर्ड बुक में इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ऊपर साइड में पाई बॉन्ड है और नीचे साइड में पाई बॉन्ड है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा करके देखो तो हमेशा पाई बॉन्ड ऊपर रेजोनेंस में दिखाई दे रहा है। तो अगर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में ऐसा जा रहा तो इस तरह का स्ट्रक्चर थोड़ा निकल के आएगा कि एक पाई बॉन्ड जाकर के इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है। इनफैक्ट ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट भी नहीं करता है, क्योंकि पाई बॉन्ड रहता ही नहीं वहां पे, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पाई बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब डिलोकलाइज स्ट्रक्चर में कहीं भी एग्जिस्ट करेगा। तो पाई बॉन्ड अगर इस तरीके से 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट किया तो उस केस में कौन सा पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के जा रहा है? तो हो सकता है कोई भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो, लेकिन शुरुआत में जो इंटरेक्शन है वो हम लोगों के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है वो आराम से इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, वो प्लेन के ऊपर हो या नीचे उससे मतलब नहीं है, बट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्शन करता है। इस तरह के इंटरेक्शन वाले पार्ट को हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स बोला करते हैं। सबसे पहला स्टेप, तो सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से पहले पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एक बार पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर कोई एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिया। जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हो गया तो कोई भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में हम लोगों का जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर निकल के आएगा, इस दूसरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलना शुरू कर देते हैं। जो सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड वाला पार्ट ब्रेक होने के बाद हम लोग के सिग्मा कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स को हम ऐसा दिखा देते हैं, ये पार्ट है और यहाँ वाले पार्ट का इलेक्ट्रोफाइल के साथ इंटरेक्शन, ये हम लोग का पाई कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके ब्रेकिंग के बाद हम लोग का सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना है। इस चीज को सिग्मा कॉम्प्लेक्स आराम से बोल सकते हैं, बट और भी इसका नाम ध्यान रखना है। इनफैक्ट सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम तो शायद एनसीईआरटी में यूज किया भी नहीं जाता है। इसका जो मेन नाम अपने को ध्यान रखना है वो है एरिनियम आयन, और इसका एक और भी नाम है जो ध्यान रखना अपने को, वेलेंट आयन। एरिनियम आयन बोलो या वेलेंट आयन बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम भी थोड़ा ध्यान रखने का है। तो सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन हुआ, फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के जस्ट बाद हम लोगों के सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, या एरिनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, या फिर वेलेंट आयन का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद हाइड्रोजन एलिमिनेशन होने के बाद वापस से अब कंपाउंड एरोमेटिसिटी गेन कर ले रहा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखने का है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट ये चीज सोच के देखो, जैसे मान लो बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, तो इसीलिए लास्ट स्टेप में हम लोग जब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया तो लास्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन एलिमिनेशन कैरी आउट कर रहे हैं। और अगर हाइड्रोजन एलिमिनेशन वाला पार्ट कैरी आउट कर रहे हैं तो इस केस में मान लो अगर बेंजीन में हम लोग के C6H6 के जगह पे C6D6 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन वाले पार्ट के जगह पे ऑब्वियस सी बात है हम लोग को ड्यूटेरियम मिलेगा, और हाइड्रोजन के जगह पे हम लोग ड्यूटेरियम एलिमिनेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम को डाल दें तो मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा चीज हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके थे E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, SN1 SN2 वाले पार्ट में, कि हम लोग के E2 एलिमिनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब आइसोटोप्स को अगर चेंज कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे वेरिएशन। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम डाले, मतलब आइसोटोप्स वाले पार्ट को चेंज किए, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे अगर वेरिएशन हुआ मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है तो आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है वहां पे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम लोगों का हाइड्रोजन रिमूवल फास्ट स्टेप का पार्ट है, तो फास्ट स्टेप का पार्ट है, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होगा, वो भी फास्ट स्टेप का पार्ट है, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हम लोगों के हाइड्रोजन की जगह कोई और आइसोटोपिक पार्ट हो तो भी उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वाला जो पार्ट है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ये चीज हम लोगों का एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हाइड्रोजन रिमूवल फास्ट स्टेप का पार्ट है। इन जनरल हम लोग ये चीज बोलते हैं, बट एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना होता है। हम लोग जब हेलोजिनेशन वाले पार्ट में आयोडीनेशन कराएंगे, पहला चीज, और दूसरा जब हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं
तो इन दोनों केसेस में हम लोगों का आइसोटोपिक इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, और इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हेडिंग्स हैं, आयोडीनेशन और सल्फोनेशन वाला पार्ट, ये दोनों रिएक्शंस रिवर्सिबल नेचर का है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होता है। इस केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, तो इसीलिए इन दोनों केसेस में पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व रहता है। तब अगर हम लोग हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम डाल दें, मान लो कि यहाँ वाले पार्ट में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम डालने से मान लेते हैं कि यहाँ फास्ट स्टेप नहीं होता है, ऐसा लेके चल रहे हैं कि यहाँ फास्ट स्टेप नहीं होता, तो अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम डालेंगे तो बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगेगा, और अगर बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। तो अगर हाइड्रोजन वाला पार्ट होता तो जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, ड्यूटेरियम में थोड़ा देरी बॉन्ड ब्रेक होगा, कम रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर ट्रीटियम होता तो और भी कम रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए था। इसका मतलब अगर हम लोग का आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है तब उस केस में, बेंजीन वाले केस में C6H6 का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर C6D6 का, फिर C6T6 वाले पार्ट का, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। और ये सिनेरियो हम लोग के दो केसेस में आ रहा है, एक तो आयोडीनेशन वाले पार्ट में और दूसरा सल्फोनेशन वाले पार्ट में। इन दोनों केसेस में आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग कंसिडर करें तो उस केस में C6H6 का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, फिर C6D6 वाले पार्ट का, और सबसे लास्ट में C6T6 का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। इस एक चीज का ध्यान रखना, आइसोटोपिक इफेक्ट केवल दो ही जगह आता है, एक तो तुम्हारा उसमें आता था क्या बोलते हैं, सॉरी आइसोटोपिक इफेक्ट तीन जगह आएगा, एक और आगे भी आएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन में, बट एक पार्ट आता था तुम्हारा E2 एलिमिनेशन में, दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा पार्ट हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट एक थोड़ा ध्यान रखना, आइसोटोपिक इफेक्ट वाला पार्ट एग्जिस्ट कर सकता है। इन दोनों के बाद फिर हम लोग वापस से आते हैं मैकेनिज्म पे, क्योंकि जब भी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आता ही आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ एक चीज सोच के देखो, इस पूरे पार्ट में बेंजीन के ऊपर रिएक्शन हो रहा और इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल तो हम ऊपर बोल दिए थे, इलेक्ट्रोफाइल फिक्स्ड है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लिखे थे, ये इलेक्ट्रोफाइल फिक्स्ड है, यही 5 होगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल फिक्स्ड है तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम लोग न्यूक्लियोफाइल चेंज कर रहे होंगे, बेंजीन रिंग वाले पार्ट की जगह पे बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप डाल दो, या फिर मतलब कोई भी ग्रुप डाल करके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाला पार्ट बना दो, उसके ऊपर हम लोग इन 5 इलेक्ट्रोफाइल को डालना चाह रहे हैं। तो अपने रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट फिक्स्ड है, बट ये बेंजीन रिंग वाले पार्ट में अगर कोई ग्रुप हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कोई ग्रुप होने से भी रिएक्शन का मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर कंपाउंड वापस से बन जाएगा। बट कोई ग्रुप अगर यहाँ पे आ गया तो ग्रुप के होने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अपने इस रिएक्शन वाले पार्ट में जो बेंजीन रिंग वाला पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो न्यूक्लियोफाइल है। तो जो काम हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, सेम चीज यहाँ पे है। बेंजीन वाले पार्ट में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, और अगर तुम लोग को ध्यान हो जीओसी वाले टॉपिक का, तो जीओसी में सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। अगर याद नहीं तो एक बार कॉपी पलट करके देख लेना, सबसे पहला टॉपिक यही था। और तुम्हारे जीओसी के बुकलेट में भी एक सवाल दे रखा था इस तरह का। तो बेंजीन वाला पार्ट हम लोगों के न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा। तो अगर हम लोग बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा दे जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो उस केस में बेंजीन रिंग वाले पार्ट का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और अगर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा बेंजीन रिंग का, और अगर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटेगा, और अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है थोड़ा धीरे रिएक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। तो इस केस में हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज किया करते हैं यहाँ पे, जिसको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जा सकता है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और सिंपल सा सिनेरियो है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाले पार्ट का। एक्टिवेटिंग का मतलब जो बेंजीन रिंग के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दे, क्योंकि बेंजीन रिंग खुद भी बहुत रिएक्टिव नेचर का नहीं है, बेंजीन एरोमेटिक का तो बहुत रिएक्टिव नेचर का नहीं है। बट अगर एक्टिवेटिंग नेचर हम लोग उसमें डाल रहे हैं, वर्ड एक्टिवेटिंग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बेंजीन वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग कोई ऐसा ग्रुप लगा रहे हैं जो बेंजीन को एक्टिवेट कर दे, बेसिकली उसका रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट इनहेंस कर दे, उसके रिएक्टिविटी वाले पार्ट को इंक्रीज करा दे।
तो एक्टिवेटिंग वाला पार्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। ऐसा कब होगा? तो इस केस में हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन बेंजीन रिंग। और ऐसा कब होगा? जब हम लोगों का कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग से। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले पार्ट में प्लस एम है, प्लस हाइपर कंजुगेशन है और प्लस आई है। अगर ये तीनों इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा, उसका रिएक्टिविटी वाला पार्ट बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग आराम से एक्टिवेटिंग नेचर का बोल सकते हैं। इस एक चीज का ध्यान रखना। एक्टिवेटिंग का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा हो, रिंग को एक्टिवेट कर रहा हो। तो ऑब्वियसली बात है, डीएक्टिवेटिंग नेचर की अगर बात करें तो डीएक्टिवेटिंग नेचर वाले पार्ट में जस्ट उल्टा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि हम लोग का पूरा जो ये कंसेप्ट है, एक मिनट, पूरा का पूरा जो पार्ट है इसमें, उसके इसमें हम लोगों का जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट है वो घटना चाहिए, तो डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। ऐसा कब होगा? जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट डिक्रीज कर रहा होगा। ऐसा कब होगा? जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब माइनस एम ग्रुप हो गया, माइनस हाइपर कंजुगेशन हो गया, या फिर माइनस आई ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट अगर रहा तो इस चीज को हम लोग आराम से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। तो दो तरह के ग्रुप हैं, एक रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, दूसरा रिएक्शन के रेट को घटाएगा, जिसमें हम लोगों को सिंपली बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ग्रुप कौन से टाइप का इफेक्ट कंसिडर करते हुए काम करते हैं, और जिसका जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है उसके हिसाब से आंसर दे दिया करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मतलब मोस्टली अगर सवाल पूछेगा तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि compare the rate of reaction in the following cases for electrophilic substitution reaction। तो जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, ये कंपेयर करना है रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट को। एक मिनट, मान लो ये पार्ट दे रखा, तो इस केस में जैसे इस तरह का सवाल कर चुके हैं, तुम लोगों को देख के याद आ जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसा सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। मान लीजिए कंपाउंड दे रखा, इसमें दो रिंग्स है, बोला है कि दोनों में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कौन से रिंग पे होगा। तो उस केस में ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है इस पे लोन पेयर है, अगर लोन पेयर इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और वो भी केवल लेफ्ट वाले रिंग पे। और CH2 वाला पार्ट हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, वो भी केवल राइट साइड वाले रिंग पे। तो प्लस एम वाला पार्ट जो है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। लेकिन एम इफेक्ट वाला पार्ट डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन एम इफेक्ट बढ़ाएगा उतना हाइपर कंजुगेशन नहीं बढ़ा पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट रिंग ए वाले पार्ट में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट ज्यादा है तो आराम से रिएक्टिविटी वाला पार्ट भी हम लोग ए ग्रेटर देन बी कंसिडर कर सकते हैं। ये तो हम लोग केवल एक ही कंपाउंड के अंदर डिस्कस किए, बट बाकी कंपाउंड उस टाइप का हो सकता है आराम से। एक भी इंजीनियरिंग दे रखा, मान लो यहाँ पे एक NH2 ग्रुप दे रखा, तीसरा यहाँ पे NO2 ग्रुप दे रखा, चौथा Cl ग्रुप दे रखा, पांचवा CH3 ग्रुप दे रखा, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करें? पहले वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं है, NH2 वाला पार्ट प्लस एम इफेक्ट शो करता है, NO2 वाला पार्ट माइनस एम इफेक्ट शो करता है। क्लोरीन प्लस एम तो शो करता है, लेकिन इफेक्टिवली इसका माइनस आई इफेक्ट रहता है। मतलब हेलोजन के केस में माइनस आई इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस एम। तो यहाँ पे माइनस आई, और CH3 वाले केस में हाइपर कंजुगेशन आएगा। तो इन पांचों केसेस में प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग। मतलब बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एम में और हाइपर कंजुगेशन में आएगा। प्लस एम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट रहेगा, फिर हाइपर कंजुगेशन वाले पार्ट में, फिर बेंजीन रिंग में। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। फिर माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, माइनस एम भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाया तो माइनस आई वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम घटा पाएगा, मतलब बेंजीन से थोड़ा लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फोर्थ वाले केस में आएगा। जबकि माइनस
M वाला पार्ट बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज कराएगा, मतलब थर्ड वाले पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे लीस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे लोएस्ट निकल के आएगा। इस एक चीज का हम लोग आराम से ध्यान रख सकते हैं। इस चीज को हम लोग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नेचर बोला करते हैं। क्वेश्चन अगर फ्रेम करेगा तो बहुत सिंपल तरीके से कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ ESR रिएक्शन। तो इस केस में दो तरह का सिनेरियो निकल के आएगा जो तुम लोग को देखना होगा, क्वेश्चंस में ट्राई करके रखना होगा। मान लो अगर हम लोग इसी पार्ट के बाद एक और चीज का डिस्कशन करते हैं तो इसमें थर्ड पार्ट का डिस्कशन होगा, मतलब मैकेनिज्म हो गया, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का पार्ट हो गया। तो इसमें एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, जैसे मान लो कि हम लोग अगर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी ग्रुप अगर अटैच्ड है तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है बढ़ा दे, हो सकता है घटा दे, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा हो या घट रहा हो, बट इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट तो हो रहा है ना, धीरे से हो रहा है या तेजी से हो रहा है, बट इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट हो रहा है। बट अटैचमेंट के लिए भी अपने पास अगर देखा जाए यूनिकली अपने पास 3 पोजीशंस है, ठीक है, ये दोनों पोजीशन सेम है, मेटा वाला उसको छोड़ दिया, ये ऑर्थो वाला पोजीशन भी सेम है तो उसको भी छोड़ दिया। बट स्टिल हम लोग का अगर यूनिक पोजीशन की बात करें तो यूनिक पोजीशन में 3 पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पारा पोजीशन। तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है और एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, जैसे अगर बेंजीन रिंग है तो कहीं भी डाल दो, दिक्कत नहीं है, बट अगर एक ग्रुप आने वाला है और उस ग्रुप के एडिशन के टाइम पे हम लोग के 3 पोजीशंस पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली कहाँ लगना चाहेगा, ये एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 2 तरीका है समझाने का, पहले हम रेजोनेंस का बेसिक तरीका समझा देते हैं, तुम लोगों को समझने के लिए बहुत आसान है, जो कि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, उस लॉजिक से काम करो, ज्यादा इजीली समझ में आएगा, फिर दूसरे लॉजिक की बात करेंगे। जैसे मान लो अगर ग्रुप की बात करते हैं तो 2 ही तरह का ग्रुप पॉसिबल है, एक तो प्लस एम ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहा तो उसमें प्लस एम का इफेक्ट लेकर के चल ले रहे हैं हम लोग। मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला पार्ट रहा, तो जैसे कि एग्जांपल ले लिया यहाँ पे NH2, इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले स्टेप पे नाइट्रोजन वाला पार्ट लोन पर कोऑर्डिनेट करता है, और उसके बाद रेजोनेंस होने के बाद हम लोगों के कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज का फॉर्मेशन, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज आगे रेजोनेंस में गया, पाई बॉन्ड और आगे जाएगा, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आता है, यहाँ वाले पार्ट में डबल बॉन्ड NH2 प्लस, पाई बॉन्ड पहले से जहाँ था वैसे ही रह जाएगा, दूसरी जगह पे पाई बॉन्ड बन गया और नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ निकल के आएगा, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर H2 प्लस, और ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में जाएगा तो हम लोग को सबसे लास्ट स्ट्रक्चर निकल के आने वाला है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और NH2। तो अगर इन सारे स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए हम लोग, तो इस केस में रेजोनेंस हाइब्रिड वाले पार्ट में नाइट्रोजन वाला पार्ट जो है इसके ऊपर हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा प्लस, ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज था तो डेल्टा माइनस, पारा पोजीशन पे माइनस चार्ज था तो डेल्टा माइनस, फिर से पारा ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज था तो डेल्टा माइनस, ये हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड निकल के आ गया। तो एक चीज सोच के देखो, लॉजिकल चीज भी है, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे हैं सबसे पहले स्टेप में, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, कहाँ जाना चाहेगा, तो जहां उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहीं तो जाना चाहेगा। और अगर कोई भी एक प्लस एम ग्रुप है तो उस प्लस एम ग्रुप के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज आइदर उसके ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है, भले वो ऑर्थो लेफ्ट साइड में हो राइट साइड में हो, बट जा उसके ऑर्थो पोजीशन पे ही रहा है, या फिर उसके पारा पोजीशन पे जा रहा है, कभी भी वो नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं जा रहा। ये हम लोग बहुत पहले जीओसी में डिस्कस किए थे। तो लोग आवाज आ रहा था क्या? यस सर। ओके, ये चीज हम लोग बहुत पहले जीओसी में डिस्कस किए थे एक बार, कि इस तरह का जो रेजोनेंस वाला पार्ट है इसको हम लोग आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज आइदर ऑर्थो पोजीशन पे या पारा पोजीशन पे जा रहा, तो जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेगा और कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो अपने लिए ऑर्थो पोजीशन पॉसिबल है या पारा पोजीशन पॉसिबल है, बट मेटा पोजीशन वाला पार्ट पॉसिबल इसमें नहीं है। तो सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो उस केस में ऑर्थो या पारा डायरेक्टिंग नेचर का होगा, ये कंसिडरेशन लिया जा सकता है। तो पहला चीज
अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन या ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, मतलब जो ग्रुप है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है या फिर पारा पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम लोग ओपी डायरेक्टिंग नेचर का बोल सकते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर बोल सकते हैं। पहला चीज समझने का एक और तरीका कंसिडर कर सकते हैं इसमें, जैसे अगर मान लो कि हम लोगों का बेंजीन रिंग वाला पार्ट था और इस बेंजीन रिंग वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल रखे हैं और इसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना है, तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज था, ऑर्थो पोजीशन, पारा पोजीशन और मेटा पोजीशन। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस पे तो नहीं लगा सकते, उस पर हाइड्रोजन नहीं है तो रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। बेसिकली जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो इसके जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। बट जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस पर रिप्लेसमेंट कहाँ से करा पाएंगे? तो जब भी कभी बेंजीन के ऊपर कोई एक ग्रुप देगा एक कार्बन पे, तो उस पे इलेक्ट्रोफाइल का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, उसके आजू बाजू जहाँ हाइड्रोजन है वहीं पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग एक यहाँ पोजीशन पे लगा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सीधा यहाँ से रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट मिलेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी। इनफैक्ट अगर मान लो यहाँ प्लस आई भी होता तो प्लस आई भी पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि जस्ट जिस कार्बन पे ग्रुप है उसी पे प्लस आई, मतलब उसी पे पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब हम लोग का प्लस आई भी डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है। तो प्लस आई ग्रुप हो या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, कुछ भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो अगर हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को डाल रहे हैं तो इसके वजह से हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज जस्ट उसी कार्बन पे जा रहा है जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अच्छा स्टेबिलिटी देगा पॉजिटिव चार्ज को। मतलब जो इंटरमीडिएट बन रहा है पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल नहीं था, बट एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके स्टेबिलिटी को थोड़ा बढ़ा दे रहा है, तो इसका मतलब ये चीज अच्छी बात है। अगर मेटा पोजीशन पे ग्रुप जाता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो मेटा पोजीशन पे जाने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं तो इसी के पाई बॉन्ड को हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले पे डालेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट देखना है तो इस केस में तुम लोगों को एक बेसिक पॉइंट याद होगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्टली वही कार्बन वाले पार्ट के ऊपर अगर कोई प्लस एम या माइनस को प्रेजेंट होता है तो वहां पे, या फिर सॉरी माइनस एम इफेक्ट वाला पार्ट वहां पे ऑपरेट कर रहा होता है। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया और उसी कार्बन वाले पार्ट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर प्लस एम या माइनस एम ग्रुप ऑपरेट कर रहा हो या फिर एग्जिस्ट कर रहा हो, तभी उस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट उस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे ऑपरेट करता है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले पार्ट का इफेक्ट इस पे ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा नहीं मालूम, तो एक काम करते रेजोनेंस करा के देख लेते हैं। अगर रेजोनेंस कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट यहाँ वाले पार्ट पे जाएगा, पाई बॉन्ड वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। तो जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अभी तक उस पर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आया, तो अभी और रेजोनेंस करा के देख लेते हैं। अगर और फर्दर रेजोनेंस कराएंगे तो उस केस में पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फिर से उस कार्बन पे नहीं जा रहा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है यहाँ पे वो किसी भी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला कार्बन एटम है उसके ऊपर नहीं जा रहा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो इफेक्ट है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे एनी हाउ ऑपरेट नहीं कर रहा। मतलब पहले सिचुएशन के रिस्पेक्ट में अगर नीचे वाले पार्ट को कंपेयर करें तो पहले वाले केस में पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज बन रहा था। अगर ढंग से देखो तो रेजोनेंस इफेक्ट तो यहाँ ऑपरेट कर रहा है आराम से, इसमें दिक्कत नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अभी के लिए छोड़ दो, तो यहाँ देखो रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है और वो चीज तो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ वाले पार्ट में भी रेजोनेंस इफेक्ट एग्जैक्टली सेम टाइप से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इतना रेजोनेंस तो दोनों में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऊपर वाले पार्ट में ऑपरेट करके स्टेबिलिटी और बढ़ा दे रहा है, जबकि नीचे वाले केस में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो इस केस में ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल सिचुएशन में है तो आराम से बनना चाहेगा, नीचे वाला पार्ट नहीं बनना चाहेगा, ये हम लोग के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अगर मान लो तीसरे कंडीशन की बात करते हैं कि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला पार्ट है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट पारा पोजीशन पे चला जाए, तो जब पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो ये पाई बॉन्ड हटा करके पॉजिटिव चार्ज डालेंगे आराम से मेटा पोजीशन पे। अब अगर यहाँ रेजोनेंस कराते हैं तो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे चला जा रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे इस ग्रुप का इफेक्ट ऑपरेट करेगा ऐसा बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नीचे पॉजिटिव चार्ज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेजोनेंस होने के बाद वहाँ ग्रुप जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फेवरेबल है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहला कंडीशन और तीसरा कंडीशन, ये दोनों कंडीशन वाला पार्ट हम लोग के लिए फेवरेबल कंडीशन है, एक्सेप्ट फॉर 2। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो हम लोगों को ज्यादा स्टेबल एरिनियम आयन का फॉर्मेशन मिल रहा है पहले और थर्ड केस में, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पे या पारा सब्स्टिट्यूशन पे। तो मेटा वाला पार्ट क्यों कराएंगे? तो इस तरीके से एनसीईआरटी में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला पार्ट जो होता है वो ऑर्थो डायरेक्टिंग या फिर पारा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकता है जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले पार्ट है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखने लायक होता है थोड़ा, अगर मान लो हम लोग ऐसा बोले कि जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें तो ऑर्थो पोजीशन पे भी ग्रुप लग सकता है या पारा पोजीशन पे भी ग्रुप लग सकता है, तो फिर मेजर माइनर की तो बात करेंगे ना, दो पोजीशंस अवेलेबल है तो कोई तो एक मेजर होगा कोई एक माइनर होगा, या बराबर भी होगा तो चलो एटलीस्ट कमेंट तो कर दें। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उस इलेक्ट्रोफाइल को वन डर वाल रिपल्शन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट यहाँ पे ऐड हो रहा होगा इस पोजीशन पे, इस कार्बन एटम पे, तो उसको यहाँ पे वन डर वाल रिपल्शन मिलेगा, जबकि पारा पोजीशन पे इस तरह का रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट ऑर्थो पोजीशन पे आता है तो वन डर वाल रिपल्शन वाला पार्ट ज्यादा रहेगा, पारा पोजीशन पे वन डर वाल रिपल्शन का फैक्टर एकदम नहीं रहेगा, एटलीस्ट रहेगा भी तो बहुत कम है कंपेरेटिवली। इसका मतलब हम लोग अगर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराना चाहेंगे ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में ही किसी एक पे जाना, प्रेफरेबल ऑर्थो एंड पारा पे है, बट उसमें भी और ज्यादा डिटेल में जाए कि इन दोनों में रिस्पेक्टिवली अगर बात करें तो किस पे ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रोफाइल के लगने के। तो इस केस में जनरली अगर हम लोग बात करें तो इस केस में जनरली ऑर्थो प्रोडक्ट, या फिर जनरली ऐसा लिख देते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इस केस में सिंपली पारा प्रोडक्ट ग्रेटर देन ऑर्थो। इस एक चीज का ध्यान रखना, मतलब जनरली हम लोग का पारा प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो। क्यों होता है? तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस भी वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर जिसकी वजह से ऐसा कुछ कंसिडरेशन है। बट एक एक्सेप्शन केस यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है कि स्टेरिक रिपल्शन का मतलब है हम लोग वन डर वाल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, वन डर वाल रिपल्शन की बात कर रहे हैं। जितने भी अभी तक हम लोग कंसिडरेशंस लेके चले, हर जगह पे केवल एक ही फैक्टर वन डर वाल रिपल्शन का एंटी फैक्टर रह गया है। एंटी फैक्टर तो नहीं बोलेंगे, उसका अपोजिंग फैक्टर बोल सकते हैं कि एक ही जगह पे हम लोग हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस या वन डर वाल रिपल्शन वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट। तो इस केस में सिंपली ये कंडीशन यहाँ पे एड अप कर सकते हैं, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, और जो कि इंट्रामोलिकुलर से ही एसोसिएटेड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला पार्ट है इसके बीच में और हम लोग का जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल ऑर्थो पोजीशन पे होता है, पारा पोजीशन पे ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तब उस केस में फिर हम लोग का ऑर्थो प्रोडक्ट वाला पार्ट आराम से पारा प्रोडक्ट से ज्यादा निकल के आएगा। ये एक सिनेरियो ध्यान रखना है, मतलब जनरली रिपल्शन की वजह से पारा प्रोडक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्थो, बट अगर इन जनरल हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहा तो फिर ऑर्थो प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा मेजर निकल के आएगा एज कम्पेयर टू पारा प्रोडक्ट। इस एक सिनेरियो का ध्यान रखना जो हम लोग कंसिडर किया करते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग इतने ही पार्ट का डिस्कशन करते हैं। अच्छा सॉरी, एक पार्ट और बाकी रह गया, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, जिसमें ऑर्थो वाला पार्ट लेसर अमाउंट में रहेगा एज कम्पेयर टू पारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्शन केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ऑर्थो ग्रेटर देन पारा होगा। तो अगर मान लो कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो इस केस में ऑर्थो पोजीशन या पारा पोजीशन पे ग्रुप लग रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दे तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो पोजीशन या पारा पोजीशन की जगह पे ग्रुप वाला पार्ट मेटा पोजीशन पे जाना चाहेगा। सेम रीजन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेके चलते हैं, जैसे मान लो CHO ग्रुप लेके चलते हैं यहाँ पे, तो CHO वाले ग्रुप में जब रेजोनेंस कैरी आउट कराएंगे, इसको हम रेजोनेंस ही समझा रहे हैं, केवल रेजोनेंस कैरी आउट कराएंगे तो इस केस में हम लोग का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आने वाला है, O माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा सिनेरियो। दूसरा, जब रेजोनेंस में लेकर के जाएंगे इसको आगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा, बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर तो जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद पाई बॉन्ड को आगे अगर शिफ्ट करेंगे
तो इस केस में अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आराम से पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन O माइनस H ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, और फिर इसके आगे नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट तरफ इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को सॉरी पाई बॉन्ड वाले पार्ट को भेजेंगे, तो यहाँ से CHO का फॉर्मेशन, उसके अलावा पाई बॉन्ड। तो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है इस बार ऑर्थो पोजीशन पे, पारा पोजीशन पर, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे। तो फिर से सेम सिचुएशन, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल को आना है इस कंपाउंड के ऊपर, तो जहां जहां इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जहां जहां इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है वहां नहीं जाना चाहेगा। तो अगर वहां नहीं जाना चाहेगा, इसका मतलब एक मेटा पोजीशन पे जाना चाहेगा या दूसरे मेटा पोजीशन पे जाना चाहेगा। तो अगर हम लोगों का बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस केस में हम लोगों का जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है वो मेटा पोजीशन पे जाना चाहेगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, मतलब बाकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो उधर जाने की टेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए मेटा पोजीशन पे जाना चाह रहा है। जाने का मन नहीं है बट फिर भी मेटा पोजीशन पे जा रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के केस में हम लोग जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आराम से बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट मेटा डायरेक्टिंग नेचर का होगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। यहाँ तक के पार्ट में अगर इससे कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसमें ज्यादा डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है। सारा पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, जो भी पढ़ाई किया है उन्हीं सबसे कंबाइंड पार्ट है, बट फिर भी कुछ भी पॉइंट में अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। चलो अगर डाउट नहीं है तो इसमें एक और सिनेरियो का डिस्कशन करते हैं हम। जैसे अगर मान लो कि अभी तक तो हम लोग जो डिस्कशन किए इसमें एक ग्रुप लगा के चले थे और उसके रिस्पेक्ट में बोला कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो अगर दो ग्रुप हुआ तो क्या होगा? जैसे मान लो कि अगर दो ग्रुप दे रखा, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप दे रखा और यहाँ पे भी OH ग्रुप दे रखा, तब क्या करेंगे? तो इस केस में या फिर OH की जगह ज्यादा बेटर NH2 ले लो, तब क्या करें? तो अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रोफाइल लगाना है तो हम लोग OH भी प्लस M है, NH2 भी प्लस M है, किसके हिसाब से काम करे? तो सिंपली एक चीज ध्यान रखना, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा हमेशा उसके हिसाब से डिसाइड करना है। फिर जो ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के सेंस में, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा तो उसके हिसाब से काम करना। OH के प्लस M में और NH2 के प्लस M में NH2 वाला पार्ट ज्यादा होता है। तो अगर NH2 का प्लस M ज्यादा है, मतलब NH2 वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप के पोजीशंस पे डालने के लिए, तो इस केस में NH2 के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। NH2 प्लस M इफेक्ट है तो अपने ऑर्थो पे ग्रुप को डालना चाहेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। OH भी प्लस M ग्रुप है, ये भी अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ग्रुप को डालना चाहेगा, बट क्योंकि NH2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस M है तो इसलिए NH2 का बात चलेगा, यहाँ पे OH वाले पार्ट का बात नहीं चलेगा। अब पोजीशंस क्या क्या अवेलेबल है? तो NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन एक यहाँ हो गया, एक पोजीशन, और दूसरा पोजीशन यहाँ हो गया, और पैरा पोजीशन इसका जस्ट अपोजिट। बट अगर हम लोग OH वाले कार्बन को ले तो इधर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब ये पोजीशन ब्लॉक्ड है, यहाँ पे हम लोग ग्रुप को नहीं डाल सकते। डालने के लिए अपने पास दो ही ऑप्शन है, NH2 का एक ऑर्थो पोजीशन जो खाली है और दूसरा पैरा पोजीशन। तो दो पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पर हम लोग ग्रुप को डाल सकते हैं। एक पार्ट और आ सकता है कि सर इस केस में मेजर माइनर किसको बोलेंगे? तो एक चीज का ध्यान रखना, हर एक फैक्टर में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट इन जनरल नहीं लेके चलते हैं, वन डर वाल स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पार्ट का फैक्टर ही कंसिडर करेंगे। तो अगर हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ रहा है, जबकि पैरा पोजीशन पे ग्रुप दूर चला गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर काफी कम है। इसका मतलब ये पार्ट ही अपना मेजर प्रोडक्ट देगा, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा प्रोडक्ट बट लेसर अमाउंट में मिलेगा। एक और पॉइंट हो सकता है इसमें पूछने को कि OH के रिस्पेक्ट में, OH भी तो प्लस M है बट इसके रिस्पेक्ट में तो मेटा पोजीशन पे ग्रुप जा रहा है, दोनों तरफ से मेटा पोजीशन पे जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है और जो ज्यादा डोमिनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर उसके रिस्पेक्ट में काम हो रहा है तो ठीक है, चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेना, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दे,
दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे CHO हो गया या फिर मान लो NO2 हो गया, तो अब क्या करें? तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, दोनों -m है और NO2 वाले पार्ट का -m ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CHO। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएंगे तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके मेटा पोजीशन पे जाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। तो जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बना रहा है उसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहेंगे, तो NO2 वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे जाना प्रेफर करेंगे हम लोग। तो आराम से हम लोग इसके मेटा पोजीशन मतलब यहाँ पे या फिर यहाँ पे ग्रुप को डालना चाहेंगे। दोनों सेम ही ग्रुप है, सेम ही पोजीशन से, तो कहीं पे भी डालो, मेजर माइनर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन NO2 के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक तो दोनों में +m रहा, मतलब 2+m ग्रुप रहा, तब क्या बोले? अगर 2 -m ग्रुप रहा तब क्या बोले? अगर एक +m एंड एक -m ग्रुप रहा तब उस केस में क्या होगा, ये कंसिडरेशन होता है। तो इस केस में हमेशा हम लोग +m ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि +m माइनस चार्ज इंड्यूस कर रहा है और -m वाला पार्ट प्लस चार्ज इंड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां माइनस चार्ज है वहीं पे ग्रुप जाना चाहेगा। तो +m के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पोजीशन पे हम लोग ग्रुप को डालना चाहेंगे। तो अगर एक +m एक -m है तो +m क्योंकि माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में बात करो, इस चीज का ध्यान रखना। और इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, +m और -m ग्रुप वाला जो पार्ट है, एट मेटा पोजीशन टू ईच अदर। अगर एक +m ग्रुप वाला पार्ट और एक -m ग्रुप वाला पार्ट एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है, तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो -m ग्रुप है उसको ऑर्थो पोजीशन पे डालेंगे। इस चीज को अगर समझना है तो जो दूसरा तरीका बताया था तुम लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज बनाओ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, उससे सीख सकते हैं इस चीज को। अगर एक +m ग्रुप और एक -m ग्रुप वाला पार्ट एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी किसी और पोजीशंस पे नहीं है, तब उस केस में फिर हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप को तो डालेंगे, लेकिन इस बार -m के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप को डालेंगे। इस एक चीज को थोड़ा ध्यान रखकर काम करना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर कैंसर निकल के आ जाएगा, एक बार सोच करके देख लेना इस चीज को। ऑल्दो उतना इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं हम मानेंगे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग ही सिलेबस का पार्ट है, डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला पार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। सवाल आज तक पूछा भी नहीं है, पूछना चाहिए भी नहीं, बट फिर भी मालूम होना चाहिए कि अगर 2 ग्रुप रहा तो क्या हो सकता है। अगर 2 +m रहा तो स्ट्रॉन्गर +m के ऑर्थोपारा पे डालेंगे ग्रुप को, 2 -m रहा तो स्ट्रॉन्गर -m के मेटा पोजीशन पे डालेंगे, एक +m एक -m रहा तो मतलब +m के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पे डालेंगे ग्रुप को। बट अगर यही दोनों ग्रुप +m और -m ग्रुप वाला पार्ट एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे चला गया, तब उस केस में ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग हमेशा, या इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट को हमेशा -m ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे डालेंगे, पारा पे भी नहीं, केवल ऑर्थो पोजीशन वाले पार्ट में डालेंगे इलेक्ट्रोफाइल को। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये बेसिक कंसिडरेशन है तुम्हारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मैकेनिज्म क्या है? पहला चीज आइसोटोपिक इफेक्ट वाला पार्ट, दूसरा चीज एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नेचर और डायरेक्टिंग नेचर। तो इन जनरल एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट मेटा डायरेक्टिंग। और उसके अलावा अगर बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहा तो ये क्या सिनेरियो लेकर के चलना होता है। ये 4 पार्ट है जो अपने रिएक्शन मैकेनिज्म से एसोसिएटेड है, इसको तो याद रखना ही होगा, क्योंकि जब भी कभी कन्वर्जन होगा तो डायरेक्टिंग ग्रुप वाले पार्ट के इफेक्ट को या रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट के इफेक्ट को थोड़ा बहुत कंसिडर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं जो थोड़ा याद रखना है, हेलोजन वाला पार्ट पहला, नाइट्रोसो ग्रुप वाला पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे हेलोजन्स, दूसरा नाइट्रोसो ग्रुप। अगर किसी का जीओसी बहुत अच्छा है तो उसको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या चीज की बात कर रहे हैं। इन दोनों ग्रुप का +m इफेक्ट वाला पार्ट उसके -i इफेक्ट वाले पार्ट से लेस डोमिनेटिंग होता है, मतलब -i ऐसा लिख देता है, -i इफेक्ट वाला पार्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू +m। बट एटलीस्ट ये तो है कि +m इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब -i तो है बट +m इफेक्ट शो कर रहा है। और एक ये ग्रुप का ध्यान रखना,
इस ग्रुप का बेसिक मतलब ऐसा समझ लो कि बेंजीन रिंग वाले पार्ट के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम लोग एक बार बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज बना दे तो पॉजिटिव चार्ज बनाने का मतलब हम लोग का बेसिक रेजोनेंस का कंसेप्ट था, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर से लोअर इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं। बेसिक कंसेप्ट है हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो ये पाई बॉन्ड वाला पार्ट हमेशा नीचे की तरफ आना चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ गया और फिर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर की तरफ खींचा। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन एक बार बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तब उस केस में फिर हम लोग का जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट है वो नीचे इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा बिहेव कर रहा है और वो भी रेजोनेंस के थ्रू देना चाह रहा है। तो इसका मतलब हम लोग अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम आयन की बात करें, तो उस केस में हम लोगों के ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसमें स्टेबिलिटी हाई मिलेगा अपने को। तो ये 3 एग्जांपल्स का ध्यान रखना है। हेलोजन वाले पार्ट में -I डीएक्टिवेटिंग नेचर, नाइट्रोसो ग्रुप में -I डीएक्टिवेटिंग नेचर। ये दोनों डीएक्टिवेटिंग नेचर के हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन घटाएंगे। लेकिन और उसके अलावा तीसरा वाला भी पार्ट, मतलब इन तीनों केसेस में हम लोग आराम से ऐसा बोल सकते हैं ये जो केसेस है ये सब डीएक्टिवेटिंग नेचर के हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट घटाएंगे और अगर रेट ऑफ रिएक्शन घटाते हैं तो जनरली हम लोगों का मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए। लेकिन ये 3 केसेस, ऊपर वाले केसेस में क्योंकि प्लस एम इफेक्ट है इसलिए, और नीचे वाले केस में पाई बॉन्ड डिपेंड करेगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। तो अगर हम लोग का ये 3 केसेस हुआ तो डीएक्टिवेटिंग नेचर होने के बाद भी ये ग्रुप वाले पार्ट ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग नेचर के होंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना है। हेलोजन के केस में प्लस एम वाला पार्ट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराएगा। नाइट्रोसो वाले केस में भी प्लस एम वाला पार्ट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को, मतलब ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको एनओ वाला पार्ट का प्लस एम स्टेबलाइज कराएगा। तो इसका प्लस एम की वजह से हम लोग को ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगना ज्यादा फेवरेबल है, और नीचे वाले केस में भी सेम सिनेरियो है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा इन जनरल मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन ये 3 केसेस हेलोजन, नाइट्रोसो ग्रुप और ये तीसरा ये स्ट्रक्चर, ये 3 ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होंगे, ऑल्दो ये दोनों मतलब ऑल्दो ये तीनों डीएक्टिवेटिंग नेचर के हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। बाकी क्वेश्चन वाले पार्ट में कुछ नया नहीं रहता है। क्वेश्चन वाले पार्ट में नॉर्मली हम लोग का इस तरह का कंसिडरेशन है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम बोले थे 5 इलेक्ट्रोफाइल है। हेलोजन के ऊपर प्लस चार्ज, दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर NO2 के ऊपर प्लस चार्ज, सल्फोनिक एसिड के SO3H के ऊपर प्लस चार्ज, मतलब बेसिकली सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, मतलब कार्बोनिल कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो ऊपर देखा होगा जो 5 रिएक्शंस हम लोग मेंशन किए थे, उन 5 रिएक्शंस वाले पार्ट में हम लोगों का सबसे पहला नाम था हेलोजिनेशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल X+ होगा। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप का एडिशन करा रहे हैं तो NO2+ होगा। सल्फोनेशन SO3H का एडिशन कराना है तो SO3H+। क्राफ्ट में अल्काइलेशन मतलब कार्बन चेन के ऊपर प्लस चार्ज, असाइलेशन का मतलब असाइल ग्रुप का एडिशन, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो रिएक्शन कराना है वही इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट हमने को यूज करते हुए काम करना होगा। तो इसके आगे के पार्ट्स में हम लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसके आगे के पार्ट्स में बस इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं उन पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना है, पहला चीज। और दूसरा, हम लोग अगर रिएजेंट्स के अलावा कुछ कुछ और कंसिडरेशंस लेके चले, जैसे मान लो अगर हम लोग R वाले पार्ट की बात करते हैं तो पहले लेक्चर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का, कि अगर कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर R+ बना दिए तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये उससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट का कंसिडरेशन यहाँ पे है। हेलोजन की अगर बात करेंगे तो उसमें फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते और दूसरा आयोडीनेशन नहीं करा सकते, ये दोनों प्रॉब्लम परसिस्ट करेगा।
क्यों नहीं करा सकते? अल्कीन अल्काइन से थोड़ा अलग रीजन है। फ्लोरीनेशन नहीं करा सकते क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना पाना पॉसिबल नहीं है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना पाना ही पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, मतलब फ्लोरीनेशन नहीं करा सकते। आयोडीनेशन का रीजन फिर से कुछ और है। फिर उसके बाद नाइट्रेशन की जब बात करते हैं तो इसका रिएजेंट जो है उसमें हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं। और अगर तुम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ लिया होगा तो पता चल गया होगा कि HNO3 वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नहीं भी पढ़ा तो ये फैक्ट ध्यान रखना कि HNO3 वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन जनरल जब भी कभी बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर कोई प्लस एम ग्रुप अटैच्ड होता है, कोई भी ग्रुप हो जो कि प्लस एम नेचर का है, तो इस ग्रुप का रिएक्शन अगर HNO3 के साथ हो जाता है तो HNO3 अपने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के वजह से उस बेंजीन रिंग पे रिएक्शन तो करता है, बट रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब वहां पे सल्फोनेशन नाइट्रेशन कुछ होता ही नहीं है, वहां पे सीधा ही ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन जाता है। इस चीज को हम लोग पारा बेंजो क्विनोन बोला करते हैं। इस केस में जब हम लोग का NO2 ग्रुप होगा तो NO2 ग्रुप वाले पार्ट की केस में हम लोगों का HNO3 वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की वजह से अगर कोई प्लस एम ग्रुप रहा तो उसमें ऑक्सीडेशन करा के सीधा प्रोडक्ट में कुछ और ही चीज बना देगा। तो इस तरह का पॉइंट हम लोग को हर एक केसेस में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जैसे SO3H में एक केस ध्यान रखना होता है कि सल्फोनेशन वाला पार्ट ऊपर मेंशन किया था कि उसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल नेचर का है। तो रिवर्सिबल नेचर का होने का मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम लोग बेंजीन रिंग वाले पार्ट के ऊपर SO3H का एडिशन कराते हैं तो इस केस में हम लोग को सल्फोनिक एसिड मिलेगा और सल्फोनिक एसिड मिलने के साथ साथ H+ मिलेगा। इसका मतलब हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो कौन से कंडीशन पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, कौन से कंडीशन पे बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ये दोनों सिनेरियो अपने को ध्यान रखना होगा। तो उसमें 4 कंडीशंस है। अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेके चलते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 लेके चलते हैं तो उस केस में बैकवर्ड रिएक्शन होता है। अगर हम लोग लो टेम्परेचर लेके चलते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर लेके चलते हैं तो उस केस में हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन ये होगा, फेवर करेगा। तो इस तरीके के कुछ कुछ पॉइंट्स हर एक रिएक्शन से एसोसिएटेड है जो अपने को ध्यान रखना होता है। एक और पॉइंट हम डिस्कस कर ही लेते हैं आज पे। इन दोनों केसेस में जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का FCR लिखा करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना होता है। अगर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली -M, अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है is present on the benzene ring, तब इस केस में हम लोगों का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ना अल्काइलेशन होगा ना असाइलेशन होगा, कभी नहीं होने वाला है अगर हम लोग का कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहा बेंजीन रिंग के ऊपर। मतलब ऐसा सोच लो कि अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप रहा तो इस केस में अगर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराना चाहते हैं तो इस केस में नहीं हो पाएगा। अगर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराना चाहते तो भी नहीं होगा। तो जैसे ये पॉइंट इसलिए क्रूशियल हो जाता है कि मान लो अगर हम लोगों को कन्वर्जन कराना है कि रिएक्टेंट दे रखा, इसमें कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्जन के टाइम पे जैसे मान लो ऐसा ही दे रखा सवाल कि हम लोगों को ये कंपाउंड बनाना है, यहाँ NO2 दे रखा और NO2 क्योंकि -M ग्रुप है मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो नहीं सकता, मेटा डायरेक्टिंग होगा। मान लो ऐसा सवाल दे रखा कि हम लोगों को अल्काइलेशन कराना है और इसके मेटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप डालना है, तो हम लोग को देखते ही ये चमकेगा कि NO2 वाला पार्ट तो -M ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, अल्काइलेशन करा रहे हैं, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे तो सीधा अपना प्रोडक्ट बन जाना है। लेकिन ये जो भी सोचेगा वो गलत सोच रहा है, क्योंकि NO2 वाला पार्ट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M ग्रुप है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही नहीं होने वाला है। तो अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो ही नहीं सकता तो फिर हम लोग यहाँ मेटा पोजिशन में ग्रुप कहाँ से लगा सकते हैं? तो जो भी आदमी ये स्टेप लिख देगा उसका आंसर डेफिनेटली गलत होने वाला है। तो डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं करा सकते क्योंकि ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसका इनडायरेक्ट रिएक्शन फिर सोचना पड़ेगा कि अगर डायरेक्टली नहीं करा सकते तो क्या करें। तो इनडायरेक्टली हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं, उसके तरीके हैं, उस चीज को हम लोग सीखेंगे आराम से धीरे धीरे। उसके लिए हम लोग डायोटाइजेशन रिएक्शन वाले पार्ट को यूज करते हुए काम करेंगे। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, रिएक्शन वाले पार्ट में
हम लोग का जो भी रिएक्शंस लेके चलते हैं मैकेनिज्म सब में सेम है। और जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में था कि पहले HX का रिएक्शन कराए, फिर हम लोग HCl+ का एडिशन कराए मतलब वाटर का एडिशन कराए, फिर C2H5OH का एडिशन कराए मतलब ROH का एडिशन कराए, फिर Br2 Cl2 या फिर HOCl, सब में रिएजेंट केवल चेंज होता गया, मैकेनिज्म सेम टाइप का रिपीट होता चला गया और प्रोडक्ट बस चेंज करता चला गया। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम टाइप का कंसिडरेशन है, मैकेनिज्म एक ही है, बस रिएक्शंस में हेलोजिनेशन कराना है कि नाइट्रेशन कराना है कि सल्फोनेशन कराना है कि असाइलेशन कराना है कि अल्काइलेशन कराना है, बस रिएजेंट चेंज होता जाएगा। 4-4 5-5 लाइन का कुछ कुछ छोटा छोटा मैकेनिज्म है। और इन सब मैकेनिज्म के बाद फिर हम लोग का सबसे लास्ट में क्वेश्चन होगा, इस पार्ट को तुम लोग को रीड करना है। सबसे पहले पार्ट में तुम लोग को ये सारा चीज पॉइंट आउट किया हुआ है, देख के लगा कि बड़ा चीज है बट एक्चुअल में बहुत बड़ा कुछ है नहीं इसमें लेक्चर। जैसे सबसे पहले तुम लोग का मैकेनिज्म है जो हम तुमको क्लास में भी शायद मेंशन किया है, तो पूरा मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट डायग्राम वाला पार्ट, सॉरी एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम, फिर उसके बाद वही सब पॉइंट एरेनियम आयन, वैलेंट आयन, बाकी जो भी पॉइंट तुम लोग को बोले वो सारे पॉइंट का डिस्कशन, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाला पार्ट दे रखा है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन वाला पार्ट। इस क्वेश्चन वाले पार्ट में जैसे हम तुमको जो भी नोट्स भेजेंगे उसमें क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत नहीं मिलेगा तुमको, उसके जस्ट नीचे मिलेगा। तुम क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखना। फिर डायरेक्टिंग इफेक्ट वाला पार्ट, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, तो उसमें वही सारे स्टेप्स को मेंशन किए जो अभी एक्सप्लेन किया तुम लोगों को, और सारा पॉइंट लिखा हुआ है। जो भी पॉइंट तुम लोग का नोट्स कॉपी में रहेगा वो सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसी के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब सारा चीज, मतलब अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग रहा, मतलब 2 ग्रुप्स सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, तब उस केस में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो, याद रहेगा। इस केस में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन जेईई एडवांस से पूछा जा चुका है, तो उससे रिलेटेड या उससे थोड़ा भारी, उससे थोड़ा आसान, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन वाले पार्ट, उनके सॉल्यूशंस वाले पार्ट नीचे हम मेंशन कर दिए हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को एक बार खुद से पहले ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना एक बार। ये तुम्हारा केवल मैकेनिज्म से रिलेटेड सारा पॉइंट कवर होगा। और इसके बाद फिर तुम्हारा जो दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले पार्ट में, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में, हेलोजिनेशन अगर कराना है तो क्या है, तो सिंपली ये रिएजेंट याद रखना, और इसको याद ही रखना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि समझ करके छोड़ दे, याद रखना पड़ेगा। रिएजेंट याद होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो X2 Fe X3 वाला पार्ट, रिएजेंट कैसे काम करता है ये मेंशन करना काम का नहीं है, मालूम रखो बट याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाए इसका मैकेनिज्म काम का नहीं है। रिएक्शन कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हुआ वो मैकेनिज्म काम का है। बट फिर भी ये सब स्टेप्स मेंशन किया हुआ है, सब पेपर रीड करके देखना। और बाकी वही सब पॉइंट है, जैसे नोट में 2-3-4 पॉइंट्स होंगे, फ्लोरिनेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है, उसके जस्ट नीचे आयोडीनेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है जो क्लास में भी डिस्कस किया, ये सब चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। और हेलोजिनेशन के बाद फिर नाइट्रेशन 4-5 लाइन इसमें होगा, रिएजेंट्स के बाद सल्फोनेशन 4-5 लाइन इसमें दे रखा है, कुछ कुछ उसमें जो जो पॉइंट्स पॉसिबल है वो सब चीज दे रखा है। और उसके बाद फिर क्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन, फिर दूसरा इसी पार्ट में शायद से असाइलेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे ये सब पॉइंट्स दे रखे हैं। मेन पार्ट ये नहीं है, रिएजेंट्स याद रखना मस्ट है, बट फिर भी मेन पार्ट ये नहीं है, मेन पार्ट यहाँ से शुरू होगा। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन दे रखे, वो सिंपल, बहुत डिफिकल्ट, सब तरह क्वेश्चन दे रखे, और शायद तुमको दिख रहा होगा कहीं पे, जैसे इस तरह का सवाल जो है, जो जो स्टार मार्क कर रखे हैं, ये सब क्वेश्चंस जेईई एडवांस से पूछने लायक सवाल। जैसे ये एक सवाल है, इस बार जेईई एडवांस से पूछा था, हम लास्ट ईयर के नोट्स कॉपी में ये चीज करा रखे थे, सेम सवाल तुम लोग को दिखाए भी थे कि इस तरह का सवाल तुम लोग कराएंगे जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। तो बेंजीन के ऊपर इसका रिएक्शन कराए, फिर ZnHg के साथ रिएक्शन कराए, फिर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराए, फिर AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। नोट्स हम सजेशन नहीं देंगे कि इसको नोट डाउन करो, कॉपी में नोट डाउन करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, PDF पड़ा हुआ है, नोट करना तो और अच्छी बात है, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली ट्राई करके देखना, और सेम चीज, जिसको डाउट होगा वो ग्रुप में मैसेज करना। हम थोड़ा अपना टाइम टेबल चेंज कर लिए, सुबह उठने का टाइम टेबल शुरू किया है, जिसको डाउट होगा वो ग्रुप में उस चीज को पोस्ट करना कि सर ये चीज वाले पार्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज नहीं समझ में आया। तो आइदर हम वीडियो सोल्यूशन या फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन बना करके दे देंगे, या फिर ऑडियो एंड रिटन में कुछ लिख करके देना तो एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर कोई डाउट होगा तो इंस्टेंटली आराम से पूछ सकते हैं, बट हम सजेशन देंगे कि डाउट क्वेश्चंस में पूछो चलेगा, क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है पूछो चलेगा, लेकिन ऊपर
मैकेनिज्म में डाउट ना पूछो तो ज्यादा बेटर है। मैकेनिज्म में एक भी चीज नया नहीं रह गया, यहाँ पे पुरानी चीजों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो मैकेनिज्म में डाउट ना आए तो ज्यादा बेटर है, बट अगर डाउट आएगा तो पूछ लेना। और इन सब को क्वेश्चंस को ट्राई करने का नेक्स्ट क्लास कब है तुम लोगों का केमिस्ट्री का? मेरा किसी को याद है? तो इस वीक है क्या क्लास? कल है सर। कल ही क्लास है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ कल क्लास है, चलो ठीक है। तो कल क्लास है तो फिर हम और कुछ होमवर्क नहीं दे रहे तुम लोग को। कल क्लास है तो इतना ही तुम लोग कर लो, यही बहुत रहेगा। जितना क्वेश्चन नोट्स कॉपी में, मतलब जितना क्वेश्चन तुम्हारे पीडीएफ में देंगे, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना ढंग से। क्वेश्चन देखो, आंसर देखो। ऐसे नहीं कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। अगर बन गया तो अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन को देखो, ट्राई करो, उसका आंसर देखो, प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चन। और इसको जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो बुकलेट से होमवर्क देना शुरू कर देंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो आराम से पूछ सकता है, जिस भी पार्ट में जहाँ कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। दूसरा एक और चीज हम जानना चाहेंगे, अपना ओपिनियन दे सकता है सिंपली। जिस तरीके से अभी पढ़ा रहे हैं थोड़ा फास्ट है ये चीज, बट ये चीज ज्यादा बेटर है कि नोट्स लिखवा करके पढ़ाना ज्यादा बेटर है? ये चीज बताओ, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।